देखिए, नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और डिजिटल अरेस्ट, ठगी का नया आयाम, हो जाइए सावधान। बहुत दिनों से कुछ एडवर्टीजमेंट्स हम और आप देखते आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर। उन सब के बावजूद जागरूक करने के लिए ये चीजें जरूर होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे और आपके सामने आ रही हैं, जिसके बाद ये चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है कि आखिर इस डिजिटल अरेस्ट से हम कैसे बचें। दरअसल डिजिटल अरेस्ट आज की तारीख में ठगी और धोखाधड़ी का बड़ा हथियार बन गया है। आज हम अग्निपथ में इसी मुद्दे पर बात भी करेंगे। डिजिटल अरेस्ट वास्तव में कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि साइबर ठगों द्वारा लोगों को डराने और ठगने का एक तरीका है। इससे बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सतर्क रहना और कुछ बुनियादी बातों का पालन करना। आज डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार कई लोग हो रहे हैं, खासतौर पर बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सतर्कता ही डिजिटल धोखाधड़ी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। हमें इन सारी बातों को समझते हुए आज इस पूरी चर्चा को करना है और यह भी समझना होगा कि कोई पहला ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ। अभी हाल ही में एक घटना आई, देखिए, एक बैंक मैनेजर के साथ ये तमाम चीजें हुई। तो सतर्कता ही बचाव तो है, लेकिन ठगी का ये जो नया आयाम है, इससे कितना सावधान रहने की जरूरत है और कैसे रहने की जरूरत है, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि लगातार ये चीजें आने के बावजूद लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। तो आखिरकार डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें, क्यों इस तरह की चीजें आ रही हैं, किन चीजों से हम अच्छे से इसका बचाव कर सकते हैं, किन चीजों का हम ध्यान रखें, कौन है ऐसे लोग जो इन सारी चीजों से आपका रिकॉर्ड कैसे आइडेंटिफाई हो जा रहा है, और कौन से वो लोग हैं जिनको जो सबसे ज्यादा खतरे के कहते हैं ना कि रडार पर हैं, उन लोगों के साथ ये चीज हो सकती है। इन तमाम विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। साइबर एक्सपर्ट है रोहित जैन। रोहित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और पूर्व डीएसपी नरेश शर्मा आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि रोहित जी हमारे साथ कनेक्ट हैं, रोहित आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। रोहित, डिजिटल अरेस्ट हम सब जानते हैं और सब लोगों ने सुना समझा इसके बारे में। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा इस रडार पर आ जाते हैं, मतलब किस चीज को नोटिस करके या पॉइंट आउट करके ऐसे लोगों के साथ ही ये डिजिटल अरेस्टिंग हो रही है। दूसरी चीज, इसे रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले कोई जागरूकता नहीं चलाई गई या उन पॉइंट्स को नहीं बताया गया, बावजूद इसके लोगों का शिकार हो जाना, कैसे इसे आप देखते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि कौन से लोग इनके रडार पर हैं या किन लोगों को इसके अंदर वो लोग टारगेट करते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किन्हें टारगेट करते हैं। तो हम अक्सर देखेंगे कि जब भी हम लोगों ने ऐसे पीड़ितों के बारे में जानकारी हमें पता चली है, तो कोई ना कोई रिटायर्ड कर्मचारी रहे हैं, या तो वो किसी बैंक में कार्यरत होंगे या वो किसी विभाग में कोई कार्य करने के बाद रिटायर्ड हुए होंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको इसलिए टारगेट करा जाता है क्योंकि इन लोगों के पास, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके रिकॉर्ड के अनुसार इन लोगों के पास उनका पीएफ का पैसा, उनको रिटायरमेंट के बाद मिले हुए बेनिफिट्स का पैसा अपने अकाउंटों में होता है। और ऐसे लोग जो हैं वो, उन्हें अगर वो टारगेट करते हैं तो वो लोग जो हैं वो डर में आकर के, या हम कहें कि उस फेयर में आकर के कि मेरी बदनामी हो जाएगी, और अगर मैंने ये सारी चीजें बाहर आई, क्योंकि जैसे वो लोग आपका ड्रग्स से कनेक्शन बनाते हैं, वो लोग आपका अलग अलग गतिविधियों से कनेक्शन बताते हैं, तो इन लोगों के अंदर एक डर भय हो जाता है कि अगर इस एज में मुझे अरेस्ट किया गया, या अगर मेरे घर पुलिस आ गई, या फिर अगर मेरे बारे में न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में चल गया कि मैंने ऐसा ऐसा गलत काम किया है, जबकि उन्हें वो ये पता नहीं होता कि सामने वाले जो लोग हैं वो लोग बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी ऑथेंटिसिटी के आपसे बात कर रहे हैं, बस एक आप जो है उनके ट्रैप में फंसते चले जाते हो। तो उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है रिटायर्ड पर्सन होते हैं, एजेड जो लोग होते हैं। तो अभी इसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत अच्छा निर्णय आया है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता रही, जिनके साथ 3,72,00,000 रुपए की डिजिटल अरेस्ट की ठगी की गई। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे लोगों को जमानत नहीं दी जाना चाहिए। इसी प्रकार अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश बहुत अच्छा पारित करा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी ऐसे अपराध जिसके अंदर न्यायालय का फर्जी प्रतिरूपण किया गया है, जैसे कि हम अभी साइबर जो डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड देख रहे हैं, उसमें अभी बीच में पता चला है कि एक बार सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उन्होंने फेक एक कोर्ट रूम तैयार करा,
फेक कोर्ट रूम में एक फेक जज को बिठाया, फेक जज के माध्यम से एक बिजनेसमैन है उसको टारगेट किया गया कि आप ये जो पैसा जमा करिए, अदरवाइज मैं अभी आपके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर रहा हूँ और आपको जेल हो जाएगी। ऐसे केसेस जिसके अंदर कोर्ट का या किसी बड़े पुलिस विभाग का, सीबीआई का, आदि सारी चीजों का प्रतिरूपण किया गया हो, ऐसे सारे केसेस को पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस की जो लोकल पुलिस टीम है उनसे ट्रांसफर करके सीबीआई को सौंप दिया है कि इन सारे केस जिनके अंदर न्यायालय का प्रतिरूपण किया गया है, किसी जज का फेक हम कहें तैयार करा गया है जज को बिठा करके, तो वहां पर उन्होंने सीबीआई को भेज दिया है। तो ये कदम अभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है लोगों को समझना, लोगों को जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो फेक जितने भी डिजिटल अरेस्ट के केस सामने आ रहे हैं, उन डिजिटल केसेस के सामने जब हम सामने देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जो विक्टिम गांव का व्यक्ति है, नहीं, वो विक्टिम जो है, वो पीड़ित जो है, वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, वो किसी संस्था में कार्य कर चुका है, वो किसी बड़ी संस्था में ऑलरेडी काम कर चुका है। तो जब ऑलरेडी आप ऐसी संस्था में जब व्यक्ति काम कर चुका है, उसके बाद भी वो इस ट्रैप में फंस रहा है, तो हम ये जान सकते हैं कि वो लोग जो लोग ये काम कर रहे हैं, वो लोग किस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते होंगे डिजिटली। वो लोग डिजिटली आपको इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि आप लोगों जो पीड़ित होता है, वो पीड़ित व्यक्ति जो है वो कंप्लेन करने की भी नहीं सोचता। और हम तो उन कंप्लेन्स की बात कर रहे हैं अभी हमारे सामने, जो कंप्लेन सामने आ रही है। हो सकता है कहीं और भी ऐसे अपराध हो रहे हैं जिसके अंदर व्यक्ति कंप्लेन ही नहीं कर रहा हो। तो ऐसे इन सब चीजों में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है रोहित, मैं वापस आऊंगी। नरेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज राखी जी आ रही है मुझे, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। नरेश जी, डिजिटल धोखाधड़ी पर हम बात कर रहे हैं। अमूमन हम देख रहे हैं बहुत समय से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉपर जागरूकता है, लोगों को इसके बारे में मालूम है, फिर भी वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये इस तरह के जो लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर की भूमिका में ही वीडियो कॉल्स पर होते हैं, इस तरह की चीजें में आते हैं, इन लोगों पर भी प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए जब कोई चीज ऐसी आइडेंटिफाई हो जाती है कि हाँ डिजिटल अरेस्टिंग हुई है। और ये कैसे सारे डेटा को निकाल रहे हैं, सारी चीजों पर कर रहे हैं, तो इसके लिए किस तरह से आप इसको देखते हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देना चाह रहा हूँ कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं भी डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात को सुन के कि इतना प्रचार प्रसार होने के बाद गांव-गांव में लोग इस बात को समझ गए हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। उसके बाद भी लोग इस प्रकार से धोखा खा जा रहे हैं और इनके शिकार बन जा रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये बात भी सही है कि रोज ये जो फ्रॉड करने वाले हैकर्स हैं, साइबर क्राइम करने वाले जो अपराधी हैं, वो नित नए तरीके अपना रहे हैं, रोज रोज नया नया तरीका इजाद कर रहे हैं ये, और लोग उसके चंगुल में फंस जा रहे हैं। कभी ये कहा जाता है कि वो इस ओटीपी के माध्यम से हैक कर लेते हैं। अब ओटीपी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट हैक कर लेते हैं। कभी ये कहा जाता है कि कोई वो किसी प्रकार से आप किसी लिंक पे टच कर देते हैं तो हैकिंग हो जाती है। अरे डिजिटल अरेस्ट के बारे में तो बड़ा ताज्जुब की बात है। आप कैसे, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मेरे गाँव की बात है, एक गाँव यहाँ है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, छोटा सा गाँव है। वहाँ किसी ने किसी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की, वो लोग समझ गए तत्काल ही कि ये डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं और उन्होंने उसको कट कर दिया और जाके पुलिस में रिपोर्ट भी की। तो डिजिटल अरेस्ट हो जाना तो मुझे तो लगता ही नहीं कि कौन सी टेक्नोलॉजी तो कुछ है नहीं। वो एक विक्रम सिंह राठौर नाम बन के सामने आ जाता है एक व्यक्ति स्क्रीन पे। अब वो आमिर खान की कोई फिल्म थी, इसमें विक्रम सिंह राठौर नाम का थानेदार हुआ करता था। वो विक्रम सिंह राठौर बन के बोलने लगता है और उसको डिजिटल अरेस्ट कर लेता है कि अब आप यहाँ पे हिलना नहीं, आपके खिलाफ फलाना मामला पंजीबद्ध है। एक रिटायर्ड व्यक्ति जिसने 75 लाख रुपए की राशि का हैकिंग की है, साइबर क्राइम किया है जिसने, वो कैसे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि उन्होंने 75 लाख रुपए दे दिए? तो ये सब ये कहा जाए कि ये कहना हालांकि उचित नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मैं कहने में मुझे संकोच भी नहीं हो रहा कि इस प्रकार के अपराध में विक्टिम की नासमझी, विक्टिम की कमजोरी और विक्टिम का खुद का जो साहस डगमगा जाता है, उसका आत्मबल डगमगा जाता है और वो इसका शिकार हो जाते हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार की ठगी हो सके।
ना कोई डिजिटल, सब तमाम एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, तमाम पेपरों में आ रहा है, न्यूज चैनल्स में आ रहा है, सब जगह ये बताया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। उसके बाद भी लोग शिकार हो जा रहे हैं। जागरूकता की आवश्यकता तो है अभी भी, पर आखिर इतना बड़ा राष्ट्र है, 140 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं, आखिर आदमी तक पुलिस कैसे पहुंचे? यही माध्यम है ना, आपको हमारा माध्यम, न्यूज़पेपर हमारा माध्यम है, इंटरनेट के जरिए बताया जा रहा, इन सब तरीकों से बता रहे हैं लोगों को कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, बड़ा दुख भी होता है और बड़ा आश्चर्य भी होता है। ऐसा कौन सा अपराध आपने कर दिया है जिसके लिए आप 75 लाख रुपए दे दे रहे हैं, जिसके लिए और भी बड़ी बड़ी रकम दे दे रहे हैं आप? बिल्कुल। क्या ऐसा अपराध होता है जिसको आप ऑनलाइन पैसा दे रहे हैं? पुलिस में ऐसा कौन सा प्रावधान है कि जो दांडिक प्रक्रिया, दांडिक कार्यक्रम वो अपने नेट पे ही कर लेते हैं, टेलीफोन पे ही पैसे ले लेते हैं? ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वापस आऊंगी नरेश जी में। रोहित जी, एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए, इतनी जागरूकता और प्रचार प्रसार के बावजूद यदि लोग इसका शिकार हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि सबसे पहले ही यदि कोई कॉल इस तरीके की आती है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर ले। मुझे लगता है आज भी कोई बैंक से फोन करे आपको, आपका ओटीपी या पासवर्ड मांगे या कोई डिटेल मांगे, तो इतनी तो जागरूकता सब में है कि हमें देना ही नहीं है। वो फोन कॉल यदि सही भी होगा तो भी नहीं देना है। अमूमन बैंक से भी इस तरह की चीजें आती हैं। अब यदि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है मान लीजिए, या आपके साथ कभी कुछ ऐसी चीज हुई भी है, तो आपको कोई वीडियो कॉल करके या मैसेज कॉल करके ये क्यों बोलेगा? यदि कहीं किसी को फंसाना ही है या कुछ और चीजें हैं, तो वो तो आएगा ना आप तक। सारी चीजें ये मोबाइल के थ्रू ही हो जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो लोग कैसे इससे जागरूक हों, ये तो उनको समझाना पड़ेगा। देखिए, मैं जो भी जितने भी पीड़ित मेरे सामने भी आए हैं, जिनसे मेरा भी 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ है, तो जब हमने उन्हें जाना है, उनसे जब चर्चा करी, तो पता चला कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये लोग जिसको भी टारगेट करते हैं, उस व्यक्ति की वो बहुत बारीकी से उसके बारे में अध्ययन करते हैं और उसकी बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन रखते हैं। जब वो लोग किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं, तो उसका आधार कार्ड, उसका प्रेजेंट एड्रेस, कहाँ उसने कितने दिनों काम करा, आदि सारी चीजें, उसके स्टेटमेंट्स तक को कई बार ये लोग ट्रैक कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें उसको करते हैं। तो सबसे पहले तो ये उस व्यक्ति को विश्वास दिलाते हैं कि हमने आपके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर ली है। उसके बाद फिर एक वो उनके सामने एक ऐसी चीज रखते हैं जिसपे जो व्यक्ति है वो कई बार भरोसा भी कर लेता है, कई बार अगर वो भरोसा नहीं करता है तो हाथों हाथ फोन काट देता है। अब वो कह देते हैं कि एक पार्सल आपके नाम से बुक हुआ था और ये पार्सल की फोटो हमने भेजी है, उसमें एड्रेस भी आपका ही लिखा हुआ है, आधार कार्ड भी आपका ही लिखा हुआ है, इस पार्सल में ड्रग सब्सटेंस मिला है, इस पार्सल में अवैध सामान हमें मिला है। अब लोग जो हैं वो पार्सल के एड्रेस को, उस आधार कार्ड को और आदि सारी चीजों को मान करके वो ये नहीं समझ पाते कि ये चीजें तो बहुत इजी एक्सेसिबल है, कोई भी व्यक्ति ये चीजें प्राप्त कर सकता है। हम कई बार कहते हैं कि हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको हमें नहीं शेयर करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है बाद में जाके हमें ऐसे किसी, हम कहें, ट्रैप में फंसा लेती है। सो सबसे पहले व्यक्ति जो भी है, जिसके पास भी अगर ऐसा कॉल या मैसेज आता है, तो उसको सबसे जरूरी ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है और इस प्रकार से, सो अगर आपको ऐसी जानकारी आ रही है तो सबसे पहले आप आपके नजदीकी पुलिस थाने में जाके बात करिए, ताकि आपको वो क्लियरिफिकेशन हो कि हाँ कोई व्यक्ति, कोई, सबसे पहले तो ये होता नहीं है, लेकिन चूंकि आप फिर भी अगर भय में हैं, आप डर में हैं, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि साइबर जो क्रिमिनल होता है वो दो चीजों पे खेलता है। पहला वो खेलता है आपके लालच पे, दूसरा वो खेलता है आपके डर पे। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि शेयर मार्केट के जो फ्रॉड हो रहे थे, लॉटरी के जो फ्रॉड हो रहे थे, लोगों को बहुत इन्वेस्ट कराया जा रहा था कि आप 5 लाख रुपए डालिए और 15 दिन के अंदर उनके 5 लाख जो है वो 7 लाख हो जाते थे। और पता चलता था जब व्यक्ति विड्रॉ करने जाता था तो एप्लीकेशन ही बंद हो जाती थी। तो वो उन्होंने लालच दिखाया कि आपके 5 लाख को हम 15 दिन में 7 लाख कर देंगे, 1 महीने के अंदर 10 लाख कर देंगे। तो लोग उस लालच में आ गए। इसी प्रकार यहाँ पर लोग डर दिखा रहे हैं कि आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस हो गया है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपके बारे में न्यूज में बताया जाएगा और हम सीबीआई से हैं, हम सो एंड सो डिपार्टमेंट से हैं, दिल्ली साइबर से हैं, आदि सारी चीजें। तो जब व्यक्ति जो है उसके पास अगर पहला ही कॉल ऐसा आता है या पहली कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है, तो वहाँ सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है कि आप सबसे पहले तो ऐसी कोई भी घटना हो रही है तो आपके लोकल पुलिस से कंफर्म करिए। उसके साथ बहुत एक अच्छा हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, जिसका नंबर है 1930। हाँ। अगर कोई भी कॉल आपके साथ ऐसी आ रही है
तो आप इमीडिएट 1930 पे कॉल करिए और इस नंबर के बारे में आप वहाँ पर मेंशन कराइए कि मुझे इस नंबर से सो एंड सो व्यक्ति सो एंड सो अधिकारी बच के कॉल कर रहा है और मेरे साथ कोई घटना करने की काम कर रहा है। तो वो इमीडिएट जो है हमारा जो नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम है, साइबर कोऑर्डिनेशन टीम, वहाँ कनेक्ट करती है। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति को नंबर या किसी मैसेज के माध्यम से, कोई कई बार ऐसा होता है कि फेक नोटिस भेज दिया करते हैं, तो फेक नोटिस, जैसे उन्होंने फेक नोटिस भेजा, आदमी ने नोटिस पढ़ा और उसके अंदर देखा कि मेरे खिलाफ तो अरेस्ट वारंट जारी हो गया है या ऐसा, उसके बाद कॉल आना स्टार्ट होते हैं। तो उस नंबर की डायरेक्ट एक संचार साथी करके भी वेबसाइट है, उस संचार साथी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस पर आप जैसे ही जाएंगे तो संचार साथी पे आप जाएंगे और उस नंबर की कंप्लेन करेंगे। तो अगर वो नंबर वो एक गलत गतिविधियों में उपयोग करता हुआ पाया गया तो इमीडिएट विद इन 24 आवर्स वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो कम से कम आप तो बचेंगे ही बचेंगे, आप होने वाले और लोगों को भी बचा पाएंगे उस नंबर के ब्लॉक होने के कारण। और अगर आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हो भी गया, मानिए कभी आपने किसी डर के कारण उन्हें कोई राशि दे भी दी है, तो सबसे पहले व्यक्ति को करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके व्यक्ति इमीडिएट कंप्लेन कर सकता है। तो उससे ये होगा कि जैसे समथिंग किसी व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट करके उसकी 50 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर करा ली गई कि आप 50 लाख रुपए भेजिए, नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपके अगेंस्ट वारंट हो जाएगा, आपको पुलिस। तो अगर वो जैसे उसने 50 लाख डाल दिए, अब उसे ध्यान आ रहा है कि भैया ये तो मेरे साथ गलत हुआ है, तो चीट हो गया है, ये मैं कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, इसने धोखा देके मेरे से पैसे ले गए। तो आपको इमीडिएट सबसे पहले उस वेबसाइट पे कंप्लेन करना है। उससे ये होगा कि जो 50 लाख की राशि आपके खाते से उन फ्रॉडस्टर के खाते में गई है, उन खातों को और उनसे लिंक्ड अन्य खातों को जो हमारी साइबर सेल टीम है वो डेबिट फ्रीज कर देगी, जिससे आपका जो गया हुआ पैसा है वो आगे वो व्यक्ति यूज नहीं कर पाएगा। और विद द कोड की हेल्प के माध्यम से कोड में आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो पैसा आपको वापस भी मिल जाएगा। तो ऐसे आप बच भी सकते हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जागरूक होना कि ऐसी कोई घटना हो ही। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी। नरेश जी, बहुत सारी चीजों को, हालांकि क्योंकि साइबर एक्सपर्ट हैं रोहित जी, उन्होंने क्लियर किया है, लेकिन एक चीज जो रोहित जी कह रहे थे, मान लीजिए आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही तमाम चीजों के साथ, मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपका पार्सल है, उस पर एड्रेस आपका, उस पर फोन नंबर आपका, उस पर आधार आपका, उसका नंबर, सारी चीजें मान लीजिए वो सही सही बोलता है, ये बात तो सही है, लेकिन ये विश्वसनीयता हमें यहाँ भी दिखानी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम गलत हैं ही नहीं और हमने इस तरह की किसी चीज को ऑर्डर ही नहीं किया या हम इन सब चीजों में हैं ही नहीं, तो फिर मुझे नहीं लगता डरने की जरूरत है। तो पहली बात तो वही अलर्ट होकर पुलिस स्टेशन जाएं। लेकिन ये भी दूसरा सवाल है कि क्या उतना ही समर्थन या उतना ही सपोर्ट हमें उन जगहों से मिलेगा, ये हमें इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि लोग कई बार बहुत डर जाते हैं कि यदि हम पुलिस प्रशासन के पास हैं, हम उन्हें ये सारी चीजें बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वही हमसे कह दें कि आप नहीं हो तो फिर ये सारी चीजें कैसे हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा भी लोगों को फ्री होना पड़ेगा, थोड़ा सा एकदम काम करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ। नहीं, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कोई देखता है कि पार्सल पे मेरा नाम है, मेरा ही एड्रेस लिखा हुआ है, मेरे ही नाम से डिस्पैच हो रहा और ऐसा कोई फर्जी उनको दिखाया जाता तो वो डर जाते। लेकिन डरने का कारण ही क्या है? जब आप इस प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं है तो आपको नहीं डरना चाहिए। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, 110% पुलिस इस मामले में या अन्य भी कोई मामला हो हमेशा विक्टिम की मदद करती है। अपवादों की बात अलग है, अपवाद हो सकते हैं कि वो किसी कारण, लेकिन ये बहुत गंभीर मामले है, इसमें पुलिस कदापि लापरवाही नहीं करेगी और निश्चित रूप से सपोर्ट करेगी। मैं केवल आपके 30-35 सेकंड और लूंगा और मैं आपको 3 उदाहरण देना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं उसी गांव का उदाहरण देना चाह रहा हूँ। जबलपुर के पास का एक गांव है जहाँ मेरी छोटी सी कृषि भूमि है। वहाँ पे 3 लोगों के साथ अलग अलग घटना हुई। एक व्यक्ति से कहा गया कि तुम्हारा बेटा बॉम्बे में है और हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं तत्काल, और नहीं तो आप हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए डालिए। उसका बेटा वाकई बॉम्बे में काम करता था। दूसरे से कहा गया कि तुम्हारी बेटी लोगों को अश्लील क्लिप डाल रही है, अश्लील वीडियो डाल रही है, फॉर्न वीडियो डाल रही है और बहुत गलत बात है, हम तुम्हारी बेटी को अरेस्ट कर रहे हैं और उसके वीडियो वायरल कर देते हैं। अभी ये देखिए किस प्रकार का वीडियो डाल रही है। और तीसरे व्यक्ति से कहा गया कि आपके व्यक्ति ने फला लड़की के साथ में और अन्य लड़कियों के साथ में बलात्कार कर दिया। वो तीनों ही मामले में तीनों ग्रामीणों ने इतना बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि वो बॉम्बे वाले ने तत्काल अपने बेटे बॉम्बे फोन लगाया बॉम्बे में, तुम कहाँ हो, तुम क्या अरेस्ट हुए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपनी नौकरी पे हूँ, ड्यूटी पे हूँ, मैं बिल्कुल पुलिस की कस्टडी में नहीं हूँ। दूसरे ने, वो जिस लड़की को कहा गया था, वो लड़की ने बड़ी दमदारी में कहा कि फालतू बात मत करिए, मैं आपके खिलाफ मुकदमा करूंगी, आप मुझे इस प्रकार की बात कर रहे हो। और तीसरा लड़का जो जिसके बारे में रेप की बात कर रहे थे कि बलात्कार कर दिया, वो 16-17 साल का बालक था
और इस प्रकार उन तीनों ने बड़ी दमदारी के साथ में उस विक्रम सिंह राठौर नाम के पुलिस अफसर का विरोध किया और वो सुरक्षित है। ये लोग जान लेते हैं इस बात को कि अगर गांव का व्यक्ति है तो उसके अकाउंट में 1-2 लाख रुपए होंगे, तो उसके साथ में 1-2 लाख रुपए की ठगी करने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने इस सज्जन को देखा कि इनके पास तो काफी पैसा है, रिटायर्ड अफसर है ये, इनके पास इनके अकाउंट में लंबा चौड़ा पैसा, तो उसने लंबा चौड़ा ठगी कर ली। प्रश्न ये उठता है कि इनको निडर होकर पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस को अगर ये फोन भी कर देंगे तो मेरा दावा है कि पुलिस उसकी सहायता करेगी और इस प्रकार के अपराध से वंचित हो जाएंगे। मैं तो फिर रिपीट करना चाहूंगा, यद्यपि वही मैं कह रहा हूँ कि मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहे बिना रुक भी नहीं पा रहा हूँ कि जितने भी ये अपराध होते हैं साइबर क्राइम, उसमें अपराधी की बदमाशी तो होती है, उसकी निर्लज्जता और उसका आपराधिक चरित्र तो उजागर होता है, साथ ही साथ में हमारे जो विक्टिम होते हैं उनका कहीं ना कहीं भय भी उसमें सम्मिलित होता है। और फिर कहा गया है कि भय का और संदेह का इलाज तो हाकिम लुकमान के पास भी नहीं था। अब आप डरते रहेंगे, भयभीत रहेंगे, शंकित रहेंगे, स्वतः के चरित्र पर ही शंका करते रहेंगे, स्वतः के साहस पर ही संदेह रहेगा आपको कि मैं तो जेल चले आऊंगा और मैंने कभी, जब आपने कोई क्राइम किया ही नहीं तो क्या तात्पर्य है आपका पैसा देने का, कोई मतलब ही नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि इनको तत्काल पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस की बहुत सारी फ्री सेवाएं हैं जिसपे फोन किया जा सकता है और फोन करने के बाद में आप पुलिस से सहायता ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चलिए समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों ने जो जानकारी है वो साझा की है। तो डिजिटल अरेस्ट है, देखिए ठगी का नया आयाम जरूर है, आप सावधान हो जाइए। जागरूकता के बावजूद यदि आप इस तरह के डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो एक्सपर्ट ने बताया है, लेकिन समझदारी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, इन सारी चीजों से बच सकते हैं। कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यदि कोई ऐसा आती भी है, ऐसी कोई कॉल आपके पास या इस तरह का कोई मैसेज या इस तरह से कोई आपको वीडियो कॉल पे तमाम चीजें बोल रहा है, बता रहा है और आपकी इंफॉर्मेशन भी सही है, तो भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कॉल को कट करिए, उसको पहले सटीकता से जानिए कि आखिर ये कहां से था। नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाइए, अपने परिचितों से भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि सावधान रहेंगे तभी इससे आप बच सकते हैं। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।